हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज की पुरानी खबर में। आज हम लोग जिसकी बात करेंगे वो एक बहुत ही फेमस टॉपिक है, दैट इज़ वेक्टर्स। हम लोग वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही पुरानी हैं लेकिन अभी भी चलती जा रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि एक वेक्टर को अगर आप लोग कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहते हो, कंपोनेंट वेक्टर्स में स्प्लिट करना चाहते हो, तो आप उसे इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में स्प्लिट यानी कि डिवाइड कर सकते हो। मेरे पास एक गिवन वेक्टर है, मैं उसे उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, तो इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में मैं ब्रेक कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करने हो तो फिर वो मैं मैक्सिमम 3 कंपोनेंट में उनको ब्रेक कर सकता हूँ। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यानी कि 3D की अगर बात करें, 3 डायमेंशनल की बात करें, तो एक वेक्टर कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, एक होगा अलोंग वाई एक्सिस, और जो तीसरा कंपोनेंट होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो अगर कंपोनेंट को ये पूछे तो इनफाइनाइट, लेकिन अगर किसी ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पूछा तो मैक्सिमम 3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप चाहते हो कि एक प्लेन में आपको वेक्टर्स का रिजल्टेंट ज़ीरो मिले और किसी ने पूछ लिया कि कितने ऐसे मिनिमम वेक्टर से रिजल्टेंट ज़ीरो हो सकता है, तो आपका आंसर होगा 2। मुझे एक प्लेन में कम से कम 2 ऐसे चाहिए वेक्टर्स ताकि उनका रिजल्टेंट ज़ीरो बन सके। और ये बहुत ही समझना आसान है कि कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक वेक्टर ए ले लो और दूसरा वेक्टर माइनस ए ले लो, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको ज़ीरो वेक्टर दे देगा। तीसरा पॉइंट है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ही प्लेन में 3 वेक्टर्स हों लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो और मैं चाहता हूँ कि वो ज़ीरो रिजल्टेंट मुझे दें, तो मतलब क्या चीज़ है कि अगर मेरे पास एक प्लेन में 3 वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, तो वो मुझे रिजल्टेंट ज़ीरो वेक्टर दे सकते हैं। तो मिनिमम मुझे 3 वेक्टर्स चाहिए एक प्लेन में अगर उनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है और उनका रिजल्टेंट मुझे ज़ीरो करना है। पिछले पॉइंट में आपसे ये पूछा गया था कि कितने ऐसे वेक्टर्स हैं जो मिनिमम होने चाहिए ताकि आपको ज़ीरो रिजल्टेंट मिले, तो आपने लिखा 2। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है लेकिन दोनों में फ़र्क है, वहाँ पर मैग्नीट्यूड की कोई बात नहीं हुई और इस पॉइंट में हमें अनइक्वल यानी कि मैग्नीट्यूड की बात की गई है, तो इसी वजह से आंसर भी डिफरेंट आया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो फिर वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करते। कम्यूटेटिव का समझना बहुत ही आसान है। अगर मेरे पास मान लो नंबर्स हैं 5 माइनस 2, तो मुझे मिलेगा रिज़ल्ट 3, लेकिन अगर मैंने 2 माइनस 5 किया तो मुझे मिलेगा रिज़ल्ट माइनस का 3। तो यानी कि दोनों केसेस में मुझे डिफरेंट आंसर्स मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो वो भी इसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेंगे और ना ही एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम और 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस इक्वल आ रहा है, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज़ इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में यानी वेक्टर ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यानी कि वेक्टर ए और बी अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके मैग्नीट्यूड का सम और उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आपस में इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मेरे पास कंडीशन है कि वेक्टर ए प्लस बी इज़ इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ वेक्टर्स की, कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर बी है वो आपका नल वेक्टर है, यानी कि वो एक ज़ीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके पास एक वेक्टर है और आपने उसके कंपोनेंट बनाए हैं, अगर एक भी कंपोनेंट उसका नॉन ज़ीरो है, सिर्फ एक भी कंपोनेंट अगर नॉन ज़ीरो चला गया तो वेक्टर कभी भी ज़ीरो वेक्टर नहीं बन सकता। या फिर इसको यूँ कहें
अगर आपके पास कोई वेक्टर है, उसे आप ज़ीरो वेक्टर देख रहे हो, तो उसका हर कंपोनेंट, चाहे उसके आप 10 कंपोनेंट बनाओ, चाहे 10,000 कंपोनेंट बनाओ, सभी ज़ीरो कंपोनेंट के होने चाहिए। अगर एक भी कंपोनेंट वेक्टर ज़ीरो वेक्टर नहीं है तो वो वेक्टर भी कभी भी ज़ीरो वेक्टर नहीं बन पाएगा। आखिरी पॉइंट है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अगर वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं तो उसकी वैल्यू 54.74 डिग्री होगी। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये मेरे पास एक वेक्टर है, एक्स एक्सिस के साथ, चाहे वाई एक्सिस के साथ, चाहे जेड एक्सिस के साथ हो, इन्होंने 54.74 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये कुछ पुरानी बातें थी वेक्टर्स के रिलेटेड जो आपको पता होनी ज़रूरी थी। अगर आपको समझ आ गई हो तो आप इसको नोट ज़रूर कर लें, बुक पे टिक लगा लें और इनको समझें। थैंक यू।